हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर होगा वह भूकंप होगा। जो चैप्टर होगा आपका वह भूकंप होगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। आइए हम समय न गंवाते हुए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कुछ संक्षिप्त भाग का हम अध्ययन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यह एक ग्लोब का स्वरूप है। यहाँ पे ग्लोब का एक स्वरूप बनाया गया है। यह पृथ्वी ग्लोब है। हम कह सकते हैं पृथ्वी का स्वरूप गोल नहीं होता है, वो गोलाब होता है, जियोड की तरह होता है। लेकिन यह एक स्वरूप बना है, इसमें हम अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं खींचे गए। काल्पनिक रेखा अक्षांश और देशांतर रेखा खींचा गया और इससे पता चलता है कि कौन सा देश किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह पृथ्वी का जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, हम कह सकते हैं आपको ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। हम कह सकते हैं कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, हम चार दिशाएं हैं। तो हम कह सकते हैं ये बीचों बीच से होकर के जो ये रेखा गुजरती है, हम कह सकते हैं जो पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है, हम कह सकते हैं पूरब से पश्चिम का जो हम बात करेंगे तो यह 12,756 किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं जो यह पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट की पूरब से पश्चिम के। उसी तरह से हम देखेंगे ये उत्तर से दक्षिण की हम बात करते हैं तो ये है आपका 12,714 किलोमीटर। अगर दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 42 किलोमीटर का यह डिफरेंस आता है। 42 किलोमीटर का डिफरेंस आ सकता है। यानी हम कह सकते हैं इससे पता चलता है कि यह पृथ्वी गोल नहीं है। हम कह सकते हैं अगर यह पृथ्वी गोल होती तो स्वाभाविक है जैसे जहां से भी हम रेखाएं खींचते ये सब दूरी बराबर होती। सब दूरी क्या होती? बराबर होती। लेकिन दूरी बराबर न होने के कारण पृथ्वी का आकार इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। यानी पृथ्वी का आकार क्या है? गोल नहीं है। हम उसको एक एवरेज लिए हैं, इसको हम एक एवरेज लेकर के इसका अध्ययन करने के लिए हम एवरेज बनाकर इसको गोल कर दिए हैं। तो अगर रियल में हम बात करें पृथ्वी का जो आकार क्या है वह भूआभ की तरह है। हिंदी में बोलेंगे भूआभ, अंग्रेजी में बोलेंगे हम जियोड की तरफ है। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी का आकार भूआभ या हम कह सकते भूआभ या जियोड की तरह है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि 42 किलोमीटर का डिफरेंस होने के कारण क्या है कि कम से कम ये सारी दूरियां आपका बराबर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल है ही नहीं है तो सारी दूरियां बराबर हो ही नहीं सकती। हम आपको बता दें कि पृथ्वी की आंतरिक रचना का अध्ययन करना, हम उसके अंदर जा करके उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हम तरंगों के माध्यम से, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट स्रोतों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप कैसा होगा। हम कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्रोत का अध्ययन किए हैं, उसी से हमें पता चला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है। जैसे आपको मैं बता दूं, जो कोला ड्रिल है, कोला ड्रिल आप देख सकते हैं 12 किलोमीटर की गहराई में वेधन किया गया है। जो आर्कटिक महासागर में हम जो मानव है आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर का एक ड्रिल किए और उसके बाद हम ड्रिल करने में असफल रहे। जो कि संसाधन जिस संसाधन का हम प्रयोग करते थे अंदर जाकर के वह गल जाता था, नष्ट हो जाता था और हम वेधन करने में अक्षम रह गए। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जाने में पृथ्वी में तापमान में क्या हो जाता है? वृद्धि होता है। आप जान सकते हैं 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड जो तापमान है वो क्या करता है? बढ़ता है। 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा 12 किलोमीटर की आंतरिक में जाने के बाद ये पता चला कि पृथ्वी बहुत गर्म है। और दूसरा आपको पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर गहराई पर, यानी सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर गहराई पे है और उसमें जाने पे तापमान बढ़ जाता है। अगर आप एक तस्तरी में
अगर बॉयल अंडा रख दें तो बॉयल हो जाएगा बिना किसी ईंधन के, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। तो 3 से 4 किलोमीटर के अंदर मानव अभी तक जो नॉर्मल खुदाई नहीं कर चुका है, और 12 किलोमीटर से अंदर हम ड्रिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसका व्यास और त्रिज्या। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तरंग और इन सब माध्यम से हमें ज्वालामुखी के अलावा मैग्मा से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो है कुछ गर्म है, कुछ ठोस है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्रस्ट, ऊपरी भाग जो है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसके नीचे वाले भाग को मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, और उसके बाद है आपका इनर कोर। आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से अंडे को बॉयल करने के बाद जो उसका कलर आपको दिखता है, कुछ इस तरह का आपको कलर दिख रहा है। तो ये वाला जो भाग है वो सॉलिड होता है, ये वाला जो भाग है वो सॉलिड होता है, और ये वाला जो भाग है वो लिक्विड होता है। ये इनर और आउटर कोर है तो एक ही है, लेकिन इसको दो भागों में आउटर और इनर कोर में बांट दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये लिक्विड है और क्या है, ये सॉलिड है। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी को हम किस तरह से अनुप्रस्थ काट के रूप में देखे हैं। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसको भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसपे हम और मानव, जीव जंतु, जो पेड़ पौधा, जल पानी वगैरह, समुद्र, नदियां, झील, झरना, सब इसी क्रस्ट पे आपका विद्यमान है। हालांकि क्रस्ट को भी दो पार्टों में बांटा गया है, इनर और आउटर। हम बाद में उसका वर्णन करेंगे क्योंकि हम भूकंप का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद आपका मेंटल, मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद ये कोर है, यानी जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन उसके सब पार्ट भी है। अब ये वाला जो दिख रहा है एकदम पीला वाला भाग है, ये पूरी तरह से सॉलिड है, ये पूरी तरह से सॉलिड है, और ये जो है आपका ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, नहीं पूरी तरह से तरल है। तो आइए और आगे हम चलते हैं। अगर हम तापमान के दृष्टिकोण से देखें, मैंने आपको बताया था कि 32 मीटर जाने पर 1 सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उस तरह से 100 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पे 31 किलोमीटर, 31 सेंटीग्रेड तापमान, सॉरी, यानी पर किलोमीटर 31 सेंटीग्रेड तापमान आपका बढ़ता। कहां तक, यानी 100 किलोमीटर तक अगर आप जाते हैं तो तापमान बढ़ने का जो रेशियो है वो 31 सेंटीग्रेड तापमान पर किलोमीटर की दर से बढ़ता है 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, यानी हम कह सकते हैं 3100 टेम्परेचर हो जाएगा आपका, अगर 3100 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा 100 किलोमीटर के अंदर। उसके बाद 200 किलोमीटर की जो है वो 12 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से वो बढ़ता है, यानी कि 12 सेंटीग्रेड तापमान प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। कहां तक, 200 किलोमीटर तक। यही अगर हम बात करते हैं जो 200 के बाद यानी 300 किलोमीटर, ये वाला एरिया है 300 किलोमीटर, ये वाला एरिया है 200 किलोमीटर, और ये वाला एरिया है 100 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर तक 2 सेंटीग्रेड तापमान प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। और 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर जो पृथ्वी का कोर है, वहां पे यहां से हम कह सकते हैं 300 के बाद 1 सेंटीग्रेड तापमान प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो पृथ्वी के अंदर जो तापमान है, वो जो तापमान है वो घटते हुए क्रम में बढ़ता है, घटते हुए क्रम में बढ़ता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, आपसे एक टीम में बनाएगा, बढ़ते हुए, घटते हुए, समान रूप से, या कि सभी। तो वहां पे हम देख सकते हैं तापमान जो है घटते हुए क्रम में बढ़ता है। आइए हम और आगे चलते हैं, देखते हैं भूकंप होता क्या है। भूकंप क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही हम भूकंप कहते हैं। हम कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर इंटरनल फोर्स और आउटर फोर्स, हम कह सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स के कारण अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यानी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है, ऐसी क्रिया प्रक्रिया होती है जिनके वजह से नीचे मतलब एक फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक प्लेट लगा देते हैं,
और यहाँ पे बहुत सारे हलचल होता है जिनके वजह से यहाँ से ऊर्जा रिलीज होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर एक भगोने में पानी गर्म करते हैं और नीचे से गर्म होता है, उस पर एक पतीला रख देते हैं तो वो पतीला हिलने लगता है और कभी कभी तो सरक करके नीचे भी गिर जाता है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे आंतरिक जो बल के कारण और उसमें ऊर्जा जब निष्कासित होता है तो ऊर्जा यहाँ पे आकर के टक्कर मारता है और यहाँ पे जो प्लेटें हैं उसमें कंपन आ जाती है और जिसके वजह से भूकंप आता है। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर पृथ्वी पे हम कह सकते हैं इस प्लेट में बहुत बड़ा कोई भूभाग अगर गिर जाए तो भी इसमें कंपन आ जाती है। तो बहिर्जात बल मैं कह सकता हूं, बहिर्जात बल भी बहुत सारे कारण है। जैसे बहुत बड़ा ऊपर से उल्का पिंड आ जाए, बहुत बड़ा पहाड़ टूट करके गिर जाए इस पे, बहुत बड़ा डैम का पानी आकर के एक बैग आ जाए तो उसमें कंपन आ जाती है। तो मैं कह सकता हूं पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का जो निष्कासन होता है और उससे जो तरंगे निकलती हैं और आ करके उसको ठोकर मारता है और पृथ्वी में कंपन सा आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं भूकंप। जो आपको मैं क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट भी बना सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप आने से पहले एक संकेत आपको मिल जाता है कि पृथ्वी पर रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जान सकते हैं, पूछ सकता है कि किस गैस यानी भूकंप आने से पहले किस गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। तो रेडान गैस है। कौन सी गैस है? वो रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और देखिए, वह स्थान जहां ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। वह बिंदु जहां भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी का अगर कोई अध्ययन कर रहा है, इसका मतलब वो भूकंप का अध्ययन कर रहा है। ये चीजें आपको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ये पृथ्वी है और यहां पे देख सकते हैं, यहां पे पृथ्वी के अंदर, यहां पे देखिए पृथ्वी के अंदर यहीं पे भूकंप यहीं से आता है। देखिए ये पृथ्वी का थोड़ा सा इधर उधर ये जो खसकान हुआ है, तो यहां पे पृथ्वी पे यहां पे भूकंप आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये इसी को हम बोलते हैं फोकस, इसी को हम बोलते हैं फोकस, इसी को हम बोलते हैं फोकस, इसी को बोलते हैं फोकस। यानी जहां पे भूकंप के केंद्र, जहां से भूकंप आते हैं उसको हम बोलते हैं फोकस या हम पॉइंट ऑफ वर्जिन, या हिंदी में बोलते हैं उसको उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र यानी पृथ्वी के अंदर जहां से ऊर्जा का विस्फोट होता है, जहां से ऊर्जा निकलती है, उसको बोलते हैं फोकस, पॉइंट ऑफ वर्जिन या मूल केंद्र हम कह सकते हैं, या उद्गम केंद्र हम कह सकते हैं। तो यहां से, अब यहां से तरंगे, समझिए कि यहां से तरंगे इस तरह से जा रही हैं, यहां से तरंगे आपकी इस तरह से जा रही हैं, इस तरह से तरंगे जा रही हैं। तो सबसे पहले जो तरंगे हैं यहां पे पहुंचती हैं, यहां पे पहुंचती है, जिसको हम बोलते हैं यहां पे लिखा हुआ है एपी सेंटर, यानी हम कह सकते हैं मूल है, ये उद्गम केंद्र है। ये क्या है? उद्गम, फोकस। आप फोकस के जस्ट सामने आपका जहां पे सबसे पहले तरंग पहुंचती है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, या हिंदी में बोल रहे हैं इसको अधिकेंद्र, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र। ये मूल बिंदु आपको जानकारी रखना है। और यहां से यहां के बीच जो कोण बनता है वो बनता है 90 अंश का, वो बनता है आपका 90 अंश का। वही चीज हमने यहाँ पे जिक्र किया है, देख सकते हैं। ऊर्जा तरंगों की जहां से उत्पत्ति होती है उसको हम बोलते हैं फोकस, और जहां पे सबसे पहले पहुंचता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर, और कोण बनाता है 90 डिग्री, और जिसके अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्लियर हो गए? आइए एक और भी हम अनुप्रस्थ काट से हम आपको बताइए। पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लिया गया है
आंतरिक हिस्सा को समझने के लिए देखिए, ये दो प्लेटें हैं, हो सकता है नीचे ऊपर हो गई है, और नीचे ऊपर होने के कारण है एक स्पेस बन जाती है। स्पेस बनने के कारण पृथ्वी के अंदर जो हलचल होता है वहां से एक ऊर्जा जनरेट होता है और ऊर्जा निकलता है, और जिससे पृथ्वी में कंपन सा उत्पन्न हो जाता है। यहां पे देखिएगा, यहीं से वो ऊर्जा रिलीज हो रहा है, यहीं से। इसी को बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं हम फोकस। यहां सबसे पहले यहां पर पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, इसको बोलते हैं हम एपी सेंटर, इसको बोलते हैं हम एपी सेंटर, जिसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। और ये यहां से अगर हम बात करें तो कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का। हमारी बात समझ में आ गया होगा आपको। और आगे चलते हैं, भूकंपी तरंगे, वेव क्या है, भूकंपी तरंगे क्या है, इसको समझते हैं। सामान्यतः भूकंपी तरंगों को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी भूकंपी तरंगों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भूगर्भिक तरंगे, यानी भूमि के अंदर चलने वाली वेव, जिसमें हम बोल सकते हैं पी वेव और यस वेव होता है। और धरातली, जिसको हम सरफेस तरंगे बोलते हैं, उसको लॉन्ग वेव बोलते सकते हैं या एल तरंगे कह सकते हैं। ये तीन तरंगे हैं जिसे दो भागों में बांट दिया गया है। एक है भूगर्भिक, यानी जमीन के अंदर चलने वाली तरंगे, और एक दूसरा है जमीन के ऊपर चलने वाली तरंगे। तो यल जो है इसको हम सरफेस तरंगे बोलते हैं, या हम कह सकते हैं धरातली तरंगे बोल सकते हैं, या इसे हम लव वेव के भी नाम से जान सकते हैं। तो आइए हम आगे और इसकी जिक्र करते हैं। यहां पे देखिए तरंगे, इसको हम पी यानी प्राथमिक तरंगे, एस जो है वो सेकेंडरी तरंगे है, और ये जो यल है आपका, यह आपका समझिए कि लॉन्ग वेव है। तो तीनों है, यहां पे देख सकते हैं, चूंकि पी जो है बड़ी तीव्र गति से चलता है, इसलिए इसमें जो आवृत्ति होती है कम होती है। यस थोड़ी सी धीमा चलती है, तो थोड़ी सी आवृत्ति इसकी बढ़ जाती है। और यल जो है वो बहुत तेजी से, मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, चलती है धीमा, सबसे धीमा चलती है यल, इसके लिए आवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम विनाशकारी तरंगों के भी रूप में जानते हैं। इसी तरह से ये सिस्मोग्राफ पेपर पे यह लिया गया, समझिए एक चित्र है, अध्ययन है, समझिए भूकंप आने के दौरान जो सिस्मोमीटर मशीन है, उसमें एक पेपर होता है, उसमें जब इस तरह की आकृतियां बनती है, इसी को बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ, और जिसपे नापा जाता है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो आइए हम आगे और भी सरलता से समझने का हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देख सकते हैं भूगर्भिक तरंगे। इसमें देखते हैं प्राथमिक तरंगे, जिसको हम पी प्राइमरी वेव कहते हैं, यानी जो पहला तरंग है पी है, इसकी प्राइमरी वेव कहते हैं। पी की कुछ बातें समझने का प्रयास करें। इसकी गति जो होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंग का ही अनुभव होता है। हम कह सकते हैं सबसे तीव्र गति से चलने वाली अगर तरंग है तो पी है, जिसकी गति 8 से 14 किलोमीटर होती है, और सबसे पहले पृथ्वी पे पहुंचने वाली जो तरंग है उसको हम बोलते हैं पी बोलते हैं। जो अधिगम, यानी कह सकते एपी सेंटर पे पहुंचने वाली जो सबसे पहला तरंग कौन सा है, पी, सीधे चलती है, वो सबसे पहले पहुंचती है। इसकी गति जो होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए यह तीनों माध्यमों में वो चलने का काम करती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हिंदी में ठोस, तरल और गैस, तीनों अवस्थाओं में गमन करती है। हम कह सकते हैं जमीन के अंदर और बहुत बड़ा मोटा ठोस जमीन का टुकड़ा आता है तो उसमें भी तेजी से गति करती है। उसके बाद समझिए कि लिक्विड और गैस आ जाता है तो उसमें भी वह चलती है, रुकती नहीं है, इसकी गति इतना तेज होता है कि तीनों माध्यमों में चलने का काम करती है। लेकिन आपको एक जरूरी बात आपको मैं समझा दूं कि सॉलिड में पी बड़ी तेज चलती है, और लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा थोड़ी सी गति इसकी धीमी हो जाती है, और गैस में थोड़ी सी गति उसकी और धीमी हो जाती है। जैसे जब आप बाइक चलाते हैं तो समझिए कि प्लेन सड़क, फोर लेन पे बहुत तेज बाइक चला लेते हैं, लेकिन अगर यहीं आगे आपको समझिए कि ये आपको मिल जाती है इंटरलॉकिंग, तो आपकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर यहीं पे आपको गड्ढा मिल जाए, गड्ढा वाली कच्ची सड़क मिल जाए,
तो यहाँ पे आपकी और गति कम हो जाती है। तो सेम पी तरंगे भी उसी तरह की है, ठोस में बड़ी तेज और लिक्विड उसकी अपेक्षा थोड़ी सी कम और गैस में। इसीलिए मैंने आप देख सकते हैं ये बड़ा का निशान इधर देखा लगा दिए हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस की तरफ। यह ध्वनिक तरंगों के समान, यानी यह साउंड वेव के हिसाब से ध्वनि के समान यह चलने का काम करती है। ध्वनि के समान साउंड वेव जिसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। पूछता है कि पी अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, या हम कह सकते अवतल है या उत्तल है। तो हम यहां पे उत्तर है अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको हम इस तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अब आगे चलने का समझ प्रयास करते हैं। द्वितीयक तरंगे या जिसको हम सेकेंडरी वेव के नाम से जान सकते हैं, यस तरंगे, इसकी गति जो 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यस तरंगे जो होती है वो 5 से 7 किलोमीटर की गति से चलती है, जो पी के अपेक्षा थोड़ी सी धीमी चलती है। यानी हम कह सकते हैं और यह केवल ठोस सॉलिड माध्यम में ही गमन करती है, यानी चलने का काम करती है, ठोस में ही चलती है, लिक्विड और गैस में चल ही नहीं पाती है क्योंकि उसके पास वो रफ्तार ही नहीं है। पी तरंगों के पश्चात यस तरंगे पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। इसी कारण इसे द्वितीयक तरंग अथवा गौर तरंग भी कहते हैं। यानी पी के बाद पृथ्वी पर पहुंचने वाली दूसरी यस तरंग है, इसकी सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यह प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यानी यह प्रकाश की तरंग के समान चलती है। वो साउंड वेव यानी हम कह सकते हैं वो ध्वनि के हिसाब से चलती है और यह प्रकाश के हिसाब से चलती है, प्रकाश के हिसाब से चलती है। पी और यस तरंगों को पृथ्वी के आंतरिक भागों से धरातल तक पहुंचाने का जो मार्ग होता है वह अवतल होता है, कनकेव होता है, यानी अवतल होता है। जान लीजिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी जो मार्ग होता है वो किस तरह का होता है, तो अवतल होता है और कनकेव होता है। इन तरंगों को शरीर तरंगे और बॉडी वेव भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न बनता है, यहाँ पे अवतल है और शरीर तरंग है या बॉडी वेव है। इस तरह के नामों से हम इसको जानते हैं, पी और एस को। ध्यान से सुनिए, ये टीजीटी और पीजीटी में पूछता है और वहीं हम मिस कर जाते हैं। देखिए ये साउंड वेव के हिसाब से चलता है, ये ऐसे चलता है, एकदम ऐसे चलता है, ऐसे। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े साउंड जब बजते हैं बड़े बड़े पार्टियों में तो सीने में धक धक लगता है, एकदम समझिए साउंड लगता है और झटका लगता है अपने आप को। उसी तरह से साउंड वेव के हिसाब से ये पी तरंगे चलती है। यस जो है वो प्रकाश की गति, जैसे प्रकाश झालर लगा देते हैं ना शादी विवाह में देखते होंगे और जोड़ते हैं तो ऐसे लहरा कर चलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये इस तरह से चलने का काम करती है, जिसको हम एस तरंग के भी नाम से जानते हैं। आइए हम चलते हैं यल की बात करते हैं, जिसको हम धरातली तरंग भी बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जो धरातल है ये धरातल के ऊपर चलने वाला ये तरंग है, जिसको हम लॉन्ग सरफेस वेव के भी नाम से जानते हैं। यल तरंगे लॉन्ग सरफेस वेव के नाम से, इसकी जो गति होती है वो 3 से 5 किलोमीटर की होती है प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक ये दूरी तय कर सकती है और विनाश कर सकती। इन्हें लव वेव भी कहते हैं। इनका नामकरण एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया है। इनको लव वेव के भी, यानी यल तरंग को लव वेव के भी नाम से जानते हैं। और इसका नामकरण कौन किया था, तो एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया है। यल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। पूछा जाए कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी है, पी एस और एल, तो हम बताएंगे यल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। यल तरंगे आड़े तिरछे जिग जैग धक्का देती है, यानी जिग जैग के रूप में चलती है, आड़े और तिरछे चलती है। मतलब जिस तरह से सपोआ भागता है उसी तरह से ये तरंगे भी चलती है, जिग जैग धक्का देती है। इसीलिए काफी यह विनाशकारी होता है। इसकी गति धीमी तो होती है लेकिन जिग जैग चलने के कारण यह देखिए यह सॉलिड, लिक्विड और गैस जिस तरह से पी तीनों अवस्थाओं में गमन करती है
उसी तरह एल भी तीनों अवस्थाओं में चलने का काम करती है। अगर कहीं पूछा जाए क्या यह पानी से होकर गुजर सकती है, तो पानी से भी होकर के गुजर सकती है और अधिक गहराई पर यह क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अधिक गहराई पर यह लुप्त हो जाती है और इनका जो भ्रमण पथ होता है उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, यही महत्वपूर्ण चीज है। पूछता है उत्तल, हिंदी में पूछ देगा कि इनका जो भ्रमण पथ क्या होता है, जो उत्तल होता है क्या उत्तल होता है, तो ये उत्तल होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको, और इसको हम और विलोंग के आधार पे अभी हम आपको बताएंगे। इनका कंपन की जो गति सर्वाधिक होती है, यानी किस तरंगों की जो गति होती है, कंपन की गति जो होती है वो सर्वाधिक है, यानी ये बड़ी तेजी से कांपता है। जैसे पानी में अगर बहुत बड़ा डग्गा, मतलब कोई कंकड़ फेंक दीजिए तो ऐसे 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 चलता है ना, तो उसी तरह से कंपन की गति ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती तो समझिए कि अब नुकसान ज्यादा वो करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। आइए हम और आगे चलने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ऐसे ही चलती है, ऐसे चलती है। कौन सी? जल तरंगे चलती है, जो सर्वाधिक विनाशकारी के रूप में जाना। भूकंप के प्रकार की हम बात करें कि गहराई के हिसाब से भूकंप को 3 भागों में बांट दिया है। यानी कह सकते हैं सामान्य भूकंप की जो गहराई होती है 0 से 50 किलोमीटर, यानी जो पृथ्वी है, हम कह सकते यह पृथ्वी है, तो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई से जब यह भूकंप आता है तो उसे हम सामान्य भूकंप। जितना ही ऊपर से भूकंप आएगा उतना ही विनाशकारी होगा, और जितना ही नीचे से भूकंप आएगा उतना ही विनाशकारी कम होगा। और मध्यम गहराई वाला भूकंप 50 से 250 किलोमीटर, यानी 50 से यह 250 किलोमीटर की गहराई से भूकंप का उद्गम होता है। और गहरा भूकंप जो होता है वो 250 से, हम कह सकते हैं 250 से 750 किलोमीटर की गहराई से इसका जो उद्गम केंद्र होता है। जो सबसे जो विनाशकारी वाला ये होता है, विनाशकारी वाला होता है सामान्य भूकंप। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा पृथ्वी के लेयर को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तरंगों के ही माध्यम से हम पृथ्वी की तरंगों को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम बड़ी अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। देखिएगा पृथ्वी, यही पृथ्वी है, यहां से काट यहां पे लेकर के आया गया है आपके पास। यहां पे देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। यहां से और इस तरह का जो आकृति है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ये बोलते हैं क्रस्ट। अगर क्रस्ट की हम एवरेज ऊंचाई की हम बात करें, एवरेज अगर हम समुद्र में अगर क्रस्ट की बात करते हैं, समुद्र में क्रस्ट की बात करते हैं, तो इसकी जो मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है। अगर हम जो नॉर्मल जो धरातल कह सकते हैं, जो मैदानी भाग होती है उसकी जो नॉर्मल जो गहराई होती है वो 30 किलोमीटर होती है, मतलब मोटाई। और यही अगर हम हिमालय जो पहाड़ की बात करें तो यहां पे 70 किलोमीटर की मोटाई होती है। यानी क्रस्ट की मोटाई हर जगह, हम यहां कह सकते हैं, यहां की हम बात करें तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर की होती है। अगर यहां की हम बात करें तो इसकी मोटाई 30 होती है। ये समुद्र की बात कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर क्रस्ट की मोटाई होती है। यानी हर जगह इसकी मोटाई कम और अधिक होती है। इसीलिए इसको जो एवरेज मोटाई की हम बात करते हैं कि एवरेज मोटाई क्या होती है, तो 33 किलोमीटर इसकी एवरेज मोटाई मानी जाती है। तो जहां पे पतला भाग होगा वहां पे भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार ज्यादा होगा, क्योंकि भू प्रॉपर्टी जो क्रस्ट का भाग जहां पतला होगा तो अंदर से अगर कोई घटनाएं घटती है तो वहां पे ज्यादा होल होने की संभावनाएं होगी, वहां पे तरंगे ज्यादा काम करती है। और उसको जैसे मान लीजिए आपका मोटा प्लेट और पतला प्लेट, तो पतले प्लेट को छेदना आसान होता है, उसको हिलाना आसान होता है, लेकिन मोटे प्लेट को हिलाना या छेदना आसान नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पे यह जो है 5 किलोमीटर, तो इस तरह से 33 किलोमीटर। और ये है आपका, इसके बाद है आपका, यहां पे है आपका ये मेंटल यानी मेंटल जो होता है 2900 किलोमीटर की, यानी हम क्रस्ट मेंटल कोर 2900। और ये जो कोर है, ये कोर का जो है इनर पार्ट है, ये कोर का इनर पार्ट है। यह जो कोर का है आपका
आउटर पार्क है, मतलब आउटर कोर है, ये इनर कोर है। तो जो आउटर कोर होता है 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। 2900 से 5100 किलोमीटर आउटर कोर होता है और 5100 से 6378 किलोमीटर का इनर कोर होता है। ये होता है आपका सॉलिड, ये होता है आपका सॉलिड, यानी हम कह सकते हैं ये ठोस होता है। ये होता है आपका तरल, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड, इसको हम बोलते हैं लिक्विड, और ये सब होता है आपका ठोस। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे क्रस्ट की हम बात करें तो क्रस्ट की जो ऊपरी जो डेंसिटी है वो 2.8 सेंटीमीटर प्रति घन होती है, और जैसे ही हम क्रस्ट के निचले भाग में जाते हैं तो उसकी डेंसिटी 3 घन सेंटीमीटर की हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो आउटर कोर है, इनर कोर, हम तरंग के ही माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर पाए। यहां जैसे आप देख सकते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक थोड़ा सा एक पार्ट लेकर के आए। देखिए यहां से यहां पे देखिएगा, ये जो है ये इसके ऊपर जो है ये क्रस्ट है, ये जो है क्रस्ट है, जिसकी एवरेज ऊंचाई 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर है। और इसके बाद जो है ये आपका है मेंटल है। लेकिन मेंटल में भी आप देखिए इसमें आउटर और इनर दो है, आउटर और इनर दो है, और इसको बोलते हैं कॉन्ड्रेड लाइन, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रेड लाइन। ये जो है क्रस्ट को दो भागों में बांटा है, क्रस्ट के ऊपरी भाग और इनरी भाग, जो इनर वाला भाग, अंदर वाला भाग है, यानी हम कह सकते हैं क्रस्ट को किस लाइन के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है, तो क्रस्ट को हम कह सकते हैं जो कॉन्ड्रेड लाइन के द्वारा इसको डिवाइड किया जाता है। क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो है आपका कॉन्ड्रेड लाइन है, जो क्रस्ट को ऊपरी भाग और निचली भाग दो भागों में बांटता है, यानी आउटर हम कह सकते हैं और इनर क्रस्ट हम कह सकते हैं। फिर यहां देखिए कि आउटर और इनर, यह आपका इसको जो सीमा सियाल नीफे की बात करते हैं सुरेश महोदय के हिसाब से, तो उस हिसाब से बांटा गया। इसको बोलते हैं, यानी कह सकते हैं क्रस्ट और मेंटल, यानी क्रस्ट और मेंटल के जो दो भाग करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मोहरोवेशिक। और जो क्रस्ट का और मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम एस्थेनोस्फेयर या हम स्थल मंडल कहते हैं। 400 किलोमीटर या 410 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको हम, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम स्थल मंडल एस्थेनोस्फीयर के भी नाम से जानते हैं। ये जो मेंटल है ये आपका मेंटल है, ये मेंटल है हम कह सकते हैं। और ये आपका है कोर का जो बाहरी हिस्सा, और ये कोर का ये जो नीचे, तो हम कह सकते हैं मेंटल और कोर के जो लाइन को डिवाइड करता कौन है, तो गटनबर्ग लाइन है। यानी कह सकते हैं मेंटल को कोर से अलग करने वाली लाइन कौन सी है, तो गटनबर्ग है। लेकिन जो कोर के अंदर इंटरनल और आउटर है, जो दो लाइन बीच में जो एक लाइन बना गया है, ये लिक्विड भाग है और ये है सॉलिड भाग है, एक यहां पे बीच में होती है, इसको बोलते हैं लेहमैन लाइन, लेहमैन लाइन। आइए हम आपको एक समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहां पे हम एक आपको पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का एक हम आपको एक पार्ट काट करके समझाने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट। देखिए हमने आपको बताया सीधी सी बात, ये तरंगों के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तरंगों के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और इसको बोलते हैं हम आपको मेंटल, और इसको हम बोलते हैं आपको कोर। ये क्रस्ट मेंटल कोर 3 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया यह तरंगों का अध्ययन करने से पता चला है इसके अंदर क्या क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कहें कि आपको
आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे मान लीजिए पी तरंगे हम आपको बताए थे कि पी जो है वो सॉलिड और लिक्विड और गैस ये तीनों माध्यम में ये चलती है। तो क्या हुआ, पी बड़ी तेजी से आया, उसके बाद यह धीमा पड़ गया। पी बड़ी तेजी से आया और इसके बाद वो धीमा पड़ गया, क्योंकि ठोस ये क्या है आपका, ये जो है ये समझिए, ये जो एरिया है वो सॉलिड है। ये क्या है, ये सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है। समझ ये सॉलिड, इसलिए पी की गति बड़ी तेजी से इसमें आ रही है और यहां पे धीमा हो गया। ये यहां पे क्या हो गया, धीमा हो गया, यहां पे धीमा हो गया। इसका मतलब यह है लिक्विड है कि नहीं, इसका मतलब यह लिक्विड है जिसको हम तरल, क्योंकि लिक्विड में धीमा चलता है, गैस में वो धीमा चलता है। और जो जैसे आपको मैं बताऊं कि अब बात करते हैं कि हम पी की, हम बात करते हैं यस की, यस बड़ी तेजी से आया और यहां पे क्या हो गया, विलुप्त हो गया। क्योंकि आप मैं बताऊं कि यस जो होता है यह केवल सॉलिड में चलता है और लिक्विड और गैस में नहीं चलता है। यस बड़ी तेजी से आया और यहां पे क्या हो गया, विलुप्त हो गया, क्योंकि वो लिक्विड में चल ही नहीं सकता। तो इससे पता चला कि पृथ्वी के अंदर ये ठोस है और ये क्या है, लिक्विड है। लेकिन एक विद्वान वो आपका मतलब अध्ययन करता था। अब मैं आपको बता दूं कि यह है क्रस्ट, यह है मोल्टल। ये जो लाइन आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मोहरोवेशिक लाइन हम कह सकते हैं, या अशांत मतलब लाइन कह सकते हैं। मोहरोवेशिक यानी क्रस्ट और मेल्टर को अलग करने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं मोहरोवेशिक। अब मैं आपको बता दूं, अब यह मेंटल है, यह क्या है आपका मेंटल है, लेकिन मेंटल और कोर ये क्या है आपका कोर है। मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं गटनबर्ग, इसको बोलते हैं गटनबर्ग लाइन, ये होता है गटनबर्ग। लेकिन एक विद्वान अध्ययन कर रहा था कि पी बड़ी तेजी से चला, उसके बाद धीमा हो गया, फिर बड़ी तेजी से चला, फिर एक बार और अध्ययन कर रहा था, पी एक बार और देखा, बड़ी तेजी से चला, धीमा हो गया, अब फिर बड़ी तेजी से चला। अरे ये क्या हो रहा भाई, फिर पी देखा, बड़ी तेजी से चला, फिर आपका धीमा हो गया, अब फिर बड़ी तेजी से चला। इसका मतलब वो ध्यान से उसका अध्ययन कर रहा था कि आपको मैं बताऊं कि पी सॉलिड में तेज चलता है और लिक्विड और गैस में स्लो चलता है। यानी ये वाला जो भाग है, ये क्या है, ये वाला जो भाग है तरल है, ये वाला जो भाग क्या है, तरल है, लिक्विड है, और ये वाला भाग क्या है आपका ठोस है। क्योंकि पी फिर से तेज, धीमा होकर पूरा स्पीड बढ़ा ले रहा है, ये बड़ी तेजी से स्पीड में आया, धीमा हो गया, अब फिर स्पीड बढ़ा लिया। इसका मतलब है कि ये भाग जो है वो लिक्विड है, ये भाग जो क्या है वो लिक्विड है, और ये वाला जो भाग है वो क्या है, सॉलिड है। ये क्या भाग है, सॉलिड, जिसको हम ठोस बोलते हैं, क्योंकि फिर इसकी गति तेजी से आ गई। अब एक चीज मैं बता दूं, ये जो हम कह सकते हैं कोर को दो भागों में बांट दिया। ये जो वैज्ञानिक था कोर को दो भागों में बांट दिया। कौन वैज्ञानिक था, ये सारी लाइन किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पे ही पड़ा है। तो ये जो लाइन बना इसको हम बोलते हैं लेहमैन लाइन। ये लेहमैन लाइन है। ये कौन सा लाइन है आपका, लेहमैन लाइन है। यानी हम कह सकते हैं कोर को आउटर और इनर भागों में बांटने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, लेहमैन। क्योंकि काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई आखिर में आती है फिर गति क्यों तेज हो जाती है। इसका मतलब ये कि जो कोर वाला भाग है ये पूरी तरह से ठोस है, कोर का इंटरनल जो पार्ट है वो सॉलिड है, और जो आउटर पार्ट है वो क्या है, वो लिक्विड है। तो इस तरह से हम तरंगों के हिसाब से इसे समझने का प्रयास
किए हैं। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भूकंपित तरंग का छाया क्षेत्र, तरंग का छाया क्षेत्र यहाँ पे देख सकते हैं कि पी का छाया क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका फोकस हो, ये आपका अधिगम हो। यहाँ पे देखिएगा पीला और ब्लैक दो तरह की तरंगें बनाई गई हैं, और यहां से जब ये चल रही है, यहां से चल रही है, वेव चल रही है, और बीच वाला भाग क्या है, ये वाला क्या भाई, ये भाग क्या है आपका, तरल है। ये वाला भाग क्या है, तरल है, और ये वाला भाग क्या है, आपका ठोस है। आपको मैं बता दूं, पी ही एक ऐसी तरंगे हैं जो सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है, यस नहीं चलती है। और पी की छाया क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिएगा यस आती है यहां तक, यस आती है यहां तक, यस तरंगे, और पी तरंगे भी आती है, क्योंकि यह लिक्विड है। ये क्या है, यह लिक्विड है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो पी लिक्विड में धीमा हो जाती है ठोस की अपेक्षा, तो इसमें जब आती है तो यह परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होकर के कुछ इस तरह का आपको इस तरह की हो जाती है, यानी इस तरह की हो जाती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा 105 और 145, यानी हम कह सकते हैं 105 से 145 अंश। एनसीईआरटी की मैं बात बता रहा हूं, बहुत सारे बुकों में बहुत आंकड़े अलग अलग दिए, कहीं 103 दिया है, कोई 104 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी का जो आंकड़ा है वो 105 से 145 दिया है। इसलिए मैं एनसीईआरटी के आंकड़े को आपको बता रहा हूं। 105 और 100, ये देखिए जो ब्लैक वाला हिस्सा बचा दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये ब्लैक वाला जो हिस्सा है, ये जो है पी का क्या है, ये पी का क्या है, छाया क्षेत्र है। यानी पी तरंगे यहां पे नहीं आती है, पी तरंगे यहां पे आपको नहीं आती है, क्योंकि ये क्या है, छाया क्षेत्र है। यस सॉलिड में ही चलती है, तो लिक्विड में चल नहीं सकती, इसलिए यहीं से मुड़ करके यहां चली जाती है। पी भी यहां पे यहीं से मुड़ जाता है और इसमें आता है, तो परावर्तित होकर के इस तरह की अपना उस रास्ते बदल देता है, ये रास्ते बदल देता है। तो इस तरह से जो ये वाला बेल्ट है, हम कह सकते हैं ये वाला जो बेल्ट है, सॉरी ये वाला जो बेल्ट है, वह कह सकते हैं ये पी तरंगे हैं। सॉरी इसको मिटा देते हैं, एक मिनट समझाते हैं आपको। आप समझते हैं, यानी ये वाला जो बेल्ट आप देख सकते हैं, ये वाला बेल्ट, ये वाला जो बेल्ट, ये पी का छाया क्षेत्र है। या पी का तरंग काम नहीं करेगा, इसी तरह से यहां भी पी का तरंग नहीं काम करेगा। यानी हम कह सकते हैं पी तरंग कहां नहीं काम करेगा, 105 से 145 के बीच पी तरंग काम नहीं करता है। फिर से 145 से 145 के बीच तरंगे काम करता है, इसको बोलते हैं पी का छाया क्षेत्र। यानी ये जो ब्लैक आप देख सकते हैं, ये ब्लैक जो है, ये ब्लैक है, वहां पी तरंग काम नहीं करता, वहां पे पी तरंग यानी भूकंप वहां पे नहीं आता है। यस का छाया क्षेत्र की हम बात करते हैं। आपको मैं बताऊं कि यस जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और इनर कोर है और सॉलिड है। तो ये आपको केवल सॉलिड में चलता है। यस कहां चलता है, ये केवल सॉलिड में चलता है, सॉलिड में चलता है, ठोस में चलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है, यहां भी चल रहा है, यहां पे भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो गोल सा घुमा है, देखिए यहां आके खत्म हो जा रहा है, क्योंकि लिक्विड में वो चलता नहीं है, यहां से यहां चला है। तो 105 से हम कह सकते हैं 105 से और 105 के बीच, यह 105 से 105 के बीच में ही यस तरंगे चला करती है, और 105 और 105 के बाद जो आता है, समझिए ये सब यस का छाया क्षेत्र है। यहां पे यस तरंगे काम नहीं करती है, यहां पे यस तरंगे, यस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वाली जो भाग है, इसीलिए हम बोलते हैं यस का यह छाया क्षेत्र, और वो था आपका पी का ये छाया क्षेत्र था, पी का छाया क्षेत्र। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
भूकंपी तीव्रता मापन, यानी यह सिस्मोग्राफ आपका एक मशीन है और इसमें पेपर लगाया जाता है जो जैसे तरंगे चलती हैं उसको वो बनाता है, अब जो है तरंगे बनाता था, PSL बनाता है, तो इससे पता चलता है, इसको सिस्मोग्राफ पेपर बोलते हैं। यानी किस पे बनाता, तो सिस्मोग्राफ पेपर पे। ये सिस्मोमीटर है कह सकते हैं, यह नापने वाली मशीन है। और किस पे बनाता, तो सिस्मोग्राफ पेपर पे, रिक्टर स्केल पे, या उसका पैमाना अंकित करता है। तीव्रता मापन हम कह सकते हैं, भूकंप तरंग मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसमें ये 0 से 10 तक। रिक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको चार्ल्स रिक्टर स्केल का नामकरण किया गया, जो गणित के लॉग के आधार पर चलता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, मर्केली स्केल। इटली के भूगोल वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है, यानी मर्केली के नाम से इस स्केल का नामकरण किया गया, क्योंकि मर्केली वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। और इसकी जो गहनता होती है 1 से 12 होती है, वो 0 से 10 होती है, 0 से 10 होती है। भूकंप के प्रकार, विवर्तनिक भूकंप, यानी हम कह सकते हैं इस तरह के भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसक जाने के कारण उत्पन्न होता है। अब कैसे घसकता है आप देखिए, यहां पे देखिए, ये जो प्लेट है इधर जा रही है, ये प्लेट जो इधर जा रही है, तो थोड़ा बहुत खसकाव हो रहा है, इसमें जरूर ऊर्जा जनरेट होगा और कंपन होगा, टकराव होगा, तो भूकंप की स्थिति आपको आएगी। इसको बोलते हैं विवर्तनिक प्लेट। यहां भी देख सकते हैं, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो स्वाभाविक है कि नीचे से ऊर्जा रिलीज होगा, स्पेस मिलेगा और टकराएगा तो कंपन होगा और भूकंप आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धंसता है, यानी एक जो भ्रंश दूसरे में धंस जा रहा है, तो यहाँ पे एक स्पेस बनता है और यहाँ से भी एक ऊर्जा जनरेट होता है और भूकंप आता है और यह हिलने का काम करता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी भूकंप, यानी कह सकते हैं समुद्रों में, पहाड़ों पे अचानक जो अंदर से जो ज्वालामुखी मैग्मा लेकर के आता है और विस्फोट करता है और उसके बाद पृथ्वी में कंपन सा उत्पन्न हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। यहां देख सकते हैं ये पूरी तरह से, यह आप कह सकते हैं यह एक मैग्मा है और यहाँ पे जलकर यहाँ से बाहर निकलता है, तेजी से बनाते बनाते स्पेस निकलता है और इनमें कंपन सा उत्पन्न हो जाती है और इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप। और यहाँ पे इसके जो मैग्मा है जम करके लावा का रूप धारण कर लेता है। भविष्य में इसका हम प्रयोग करते हैं। नियात भूकंप क्या होता है, अक्सर खान क्षेत्रों में अत्यधिक भूमिगत खानों की छत गिर जाती है, हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला का खान है और खुदाई कर करके हम अंदर चले गए और ये वाली जो छत है अचानक इस पे गिर जाती है, तो पृथ्वी के अंदर थोड़ा सा कंपन आ जाती है, इसी को बोलते हैं हम नियात भूकंप। इसको बोलते हैं नियात भूकंप और ये पूरा अगल बगल का जो शहर होता है वो हिल जाता है। विस्फोट भूकंप क्या होता है, परमाणु और रासायनिक विस्फोट के कारण अक्सर कोरिया भी आप देख सकते हैं परीक्षण करता रहता है, नागासाकी हिरोशिमा में भी परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। तो इस तरह से जो बड़े विस्फोट होते हैं तो पृथ्वी में एक कंपन सा उत्पन्न हो जाता है और उसको हम बोलते हैं परमाणु विस्फोट भूकंप। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विस्फोट कराया गया है। एक और फिगर आपको मैं बताऊं, ये देखिए कितना बड़ा एरिया लेकर के समझिए ये आ रहा है, ये भी एक विस्फोट कराया गया हुआ है तो कंपन सा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, बाध जनित भूकंप, यानी जल संचालन के कारण संतुलन उत्पन्न होने के कारण बाध जनित भूकंप आते हैं। इस प्रकार के भूकंप बड़े बांध वाली क्षति, जैसे चीन ने पृथ्वी की गति को ही प्रभावित कर दिया, इतना बड़ा बांध बनाया है और पानी का स्टोर इतना ज्यादा कर दिया है जिससे कि अगर टूटेगा कहीं तो असंतुलन स्थापित होगा और पृथ्वी में कंपन आ जाएगी और भूकंप आ जाएगा। नेक्स्ट और चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़े बांध है, डैम है और इसको पानी को छोड़ा जा रहा है तो बैलेंस थोड़ा सा भी खराब हो सकता है और भूकंप आने की संभावना है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी कहाँ भूकंप आते हैं दुनिया में, इसका हम बात करते हैं। जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। हम कह सकते हैं पहली शाखा एशिया के कामचटका प्रायद्वीप से लेकर
क्यूराइल एवं जापान, फिलीपींस, पूर्वी द्वीप समूह तक फैली है। दूसरी शाखा चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होते हुए अलास्का तक जाती है। जो अमेरिका के यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और अलास्का ऊपर में, वहां तक यह जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य महासागरीय पेटी, इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 21% वह 63%, यहाँ पे 21% भूकंप प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं। यानी एक प्लेट या हार जाए या लड़े तो उस तरह से हम कह सकते हैं वो कंपन होता है और भूकंप आता है। स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भाग के चीन, म्यांमार तक फैली हुई है। भारत की हिमालय एवं म्यांमार की पहाड़ियों तक, यूरोप का अल्पस इसी क्षेत्र में आता है। इसको अल्पाइन पेटी भी कहते हैं। इसको हम अल्पाइन पेटी के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मध्य अटलांटिक पेटी, आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेड द्वीप तक यह फैला हुआ है। तो इस तरह हम कहेंगे कि आज भूकंप का एक छोटा सा पार्ट आपका पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।